बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं प्रज्ञा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं वीडियो सेशन आप लोग को बताने वाली हूँ, इसमें मैं सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी जो 2018 में पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने आर्ट्स का क्वेश्चन सॉल्व करके डाला हुआ है, आप लोग उसे भी देख लें। और 2019 का भी है, तो इसके बाद मैं 2015, 16, 17 सारे इसमें करवाऊँगी। टेंशन हिंदी को लेकर बिल्कुल भी मत लीजिए, आप लोग बस अच्छे से प्रिपरेशन पे लगे रहिए और हिंदी कम से कम आप प्रीवियस ईयर को भी देख लीजिएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जो है, महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे? तो महात्मा गांधी हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। किसको? हिंदी को। उनका मानना था कि पूरे भारत की एक भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। वो हिंदी को हिंदुस्तानी के अर्थ में प्रयोग करते थे, वो हिंदी को हिंदुस्तानी कहते थे महात्मा गांधी। वो हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। 152वां प्रश्न है, भारत के किस राजनेता ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था? तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में 4 अक्टूबर 1977 ईस्वी में हिंदी भाषा में भाषण दिया था और उस समय वो भारत के विदेश मंत्री थे। तो कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है उसे भी आप लोग नोट करते जाइए, वो भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो आइए 153वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किस तिथि को लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस है, तो उस दिन ही हमारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो इस तरह आपको ये आंसर याद रहेगा। 154वां प्रश्न है, निम्न में कौन स्वर नहीं है? तो ये तो आपको पता ही होगा, य व्यंजन है, इसके अलावा अ, ए, उ ये तीनों स्वर हैं। और 155वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये होगा तीसरा नंबर, श। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, सिर्फ ये व्यंजन है। इसके अलावा क्ष, त्र, ज्ञ और जो स्र होता है, ये 4 ही संयुक्त व्यंजन है हिंदी में। 156वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सही है? 157वां प्रश्न है, तो उसका आंसर नंबर 2 सन्यासी, ये वर्तनी की दृष्टि से सही है। 158वां प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? तो परोपकार में जो प्रयुक्त संधि हुई है वह गुण संधि है। उसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, परोपकार। इसका इसमें प्रयुक्त है गुण संधि, तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 159वां प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो संधि की दृष्टि से यहाँ पे आंसर नंबर 4 तदुपरांत अशुद्ध होगा, क्योंकि इसका जो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से वो होगा तदुपरांत। तो इस दृष्टि से तदुपरांत का संधि विच्छेद होगा तत धन उपरांत व्यंजन संधि। तो इस प्रकार ये इसमें वर्तन संधि की दृष्टि से ये अशुद्ध है। आंसर नंबर 4 हमारा सही होगा। 160वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है? तो यहाँ पे सिर्फ जादूगर में प्रत्ययुक्त है गढ़ प्रत्यय, इसके अलावा अगर मगर डगर नगर इन सब में प्रत्ययुक्त नहीं है। 161वां प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तो यहाँ पे मुख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मुख, नहीं हाँ मुह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा मुख। तो इसका आंसर नंबर 2 सही होगा। 162वां प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उद्गम तत्सम शब्द है, इसके अलावा खेत, हंसी और अजीब ये तीनों तद्भव शब्द हैं। 163वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यमुना कहने से सिर्फ एक यमुना का बोध हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ का, तो वो यमुना, तो इसके लिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसलिए। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 164वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर नंबर 4 परिषद, ये शब्द स्त्रीलिंग है। 165वां प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में सी किस कारक का द्योतक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक होगा, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं यहाँ पे, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है।
तो आंसर नंबर 1 ये सही होगा। 166वां प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे शंकर, विश्वनाथ, शिव ये तीनों संज्ञा हैं और जो शैव है वो विशेषण है, वो शिव का विशेषण शैव होता है। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 167वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल, समीर, वायु ये तीनों हवा के पर्यायवाची है। इसके अलावा अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। तो आंसर नंबर 2 हमारा सही होगा। 168वां प्रश्न है, महान का विलोम अर्थ शब्द है। तो महान का जो विलोम होता है वो तुच्छ होता है, लेकिन मतलब इंस्ट्रक्शन में ही कहा गया है कि जो आपको आंसर के करीब लगे, नज़दीक लगे, उसे आप चुनें। तो यहाँ हमें आंसर के सबसे नज़दीक लग रहा है अल्प, तो इसका आंसर अल्प होगा। वैसे अल्प का विलोम होता है तुच्छ और महान का अल्प का विलोम अति और महान का तुच्छ। तो इस प्रकार हम इसका आंसर नंबर 1 यहाँ सही होगा 168 का। 169वां प्रश्न है, विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा। तो आंसर नंबर 4 ये सही होगा। 170वां प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला इस अर्थ के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। तो ये जानने की इच्छा मतलब रखने वाला के लिए होगा उपयुक्त शब्द जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। 171वां प्रश्न है, विरोध करना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? तो विरोध करना अर्थ के लिए सही मुहावरा होगा सिर उठाना। मतलब किसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो हम उसके खिलाफ सिर उठा रहे हैं। तो ये आंसर नंबर 4 इस मुहावरा का सही होगा। 172वां प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना। मतलब हम किसी के विषय में बहुत गाल बजा रहे थे, मतलब उसके विषय में हम बहुत डींग हाँक रहे थे, छोटी मोटी तारीफ कर रहे थे, तो उस अर्थ में हुआ गाल बजाना। तो इसका आंसर नंबर 3 सही होगा। 173वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इन्होंने 1800 ये पत्रिका जो थी ये 1868 ईस्वी में काशी से निकलती थी, तो वहीं और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये आंसर नंबर 4 सही होगा। 174वां प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ये इनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है भारत भारती। 175वां प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? रचयिता है तो बीजक के रचयिता कबीर है। तो यहाँ मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फिर से कराए, मतलब जो 18-19 में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी रहते हैं जो रिपीटेड रहते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पे भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, तो उससे आप ज़रूर बनाएं। तो आइए अपना 176वां प्रश्न देखते हैं, रंगभूमि के रचनाकार हैं। तो रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद है, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि। 177वां प्रश्न है, निम्न में से कामायनी की रचना किसने की है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 178वां प्रश्न है, निम्न में से फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैलांचल है। कौन सा? मैलांचल। तो आंसर नंबर 3 ये सही होगा। तो 179वां प्रश्न है, विश्वात्मा में कौन सी संधि है? तो विश्वात्मा का संधि विच्छेद होगा विश्व धन आत्मा, विश्वात्मा, और ये होगा दीर्घ संधि। तो आंसर नंबर 2 ये सही होगा। 180वां प्रश्न है, राजभाषा में कौन सा समास है? तो राजभाषा का समास विग्रह होगा राज की भाषा, तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास। तो आंसर नंबर ये 3 सही होगा। आई होप आज का वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो आप लोग और भी वीडियोस के लिए रेडी रहिए, टेंशन मत लीजिए हिंदी को लेके। आप लोग बस अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, और अब एंट्रेंस में कुछ दिन बचे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई पे लगे रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ना भूलिए, और आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग को। सो थैंक यू सो मच।